चलिए बच्चे, गुड इवनिंग। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, थर्ड चैप्टर की बच्चों में बात करूं तो आपका ये जो थर्ड चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अभी हम जो करेंगे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला कवर करेंगे, राइट। सो बिफोर वी गो टू द चैप्टर, कोट ऑफ द डे, टू बी बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। बहुत ही अच्छा कोट है, राइट। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने चैप्टर 3A लिखा हुआ है क्योंकि इसका 3B AS वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। आज हम 3A पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ आइडिया है बच्चे कि क्या चैप्टर होगा? कुछ पता है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वेरी गुड। सो वही पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी तक आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा बच्चों? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े। फर्स्ट में क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग होती क्या है। मेन जो अपना चैप्टर था वो चैप्टर 2 था, जहां पे अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़े गए। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के रूल्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आपका मैंने बताया ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा है, एक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो इस चैप्टर में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। Accounting principles are the fundamental principles providing a framework within which accounting should be done. क्या बोला है? Accounting principles क्या है? एक फ्रेमवर्क देंगे जिसको फॉलो करके आपने अकाउंटिंग करनी है। आप अपनी मन मर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकते बच्चों के, मेरा जैसा मन किया मैं वैसा कर लूं, नहीं, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दे आर द सेट ऑफ रूल्स जो एक पर्टिकुलर आइटम को लेके बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करना है तो वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताएंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि ये एक आइटम स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो सीए इंस्टीट्यूट बनाता है। इसको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये ओवरऑल अकाउंटिंग पे लागू होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड विद इन लाइन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे इसके फ्रेमवर्क के विदिन रह के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं। इसके रूल्स के बाहर जाके इनको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, आपने इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं नंबर की तो टोटल 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। सो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने, यानी 14 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने हैं जिनको फॉलो करके ही अकाउंटिंग होगी। इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। देखो, हमने बोला कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, तो सब अपनी तरीके से बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर हिंदी बोलते हैं, जैसे अगर मैं हिंदी बोलूं तो हम सब एक जैसी हिंदी बोलते हैं ना। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो सब एक ऐसी बोलते हैं कि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बोला है कि क्योंकि ये लैंग्वेज है तो इसके रूल्स हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि सब लोग समझ सके, ताकि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, राइट। So to make this language easily understandable all over the world, it is necessary to frame certain rules which are universally acceptable. These rules are called accounting principles. Accounting principles may be defined as those rules or actions or conduct which are adopted by the accountants while recording the transaction. क्या बोला है? अकाउंटिंग रूल्स वो होते हैं जो हर अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चे, ये जो सारे रूल्स बने हुए हैं इनको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं? गैप। क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैप का फुल फॉर्म बताओ। So gap are the basic rules within which the accounting operates. In other words, they are the guidelines for preparing financial statements. क्या बोलेंगे हम इसको सारे को इकट्ठा करके, जितने भी रूल्स प्रिंसिपल्स बने हुए हैं? गैप, generally accepted accounting principles. The accounting principles can be classified into two groups, concepts and
बच्चे ये जो 14 प्रिंसिपल्स आपने पढ़ने हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं कॉन्सेप्ट और एक होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? कभी अकाउंट्स को छोड़ दो, इंग्लिश के हिसाब से बताओ कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कन्वेंशन इन इंग्लिश? जी, प्रथा होती है ना, प्रथा। सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, राइट। व्हेन वी फॉलो समबडी, कि भाई हम, जैसे हम बोलते ना यार हमारे समाज में ऐसा ही होता है, तो ये क्या होता है कि भाई सब लोग ऐसा करते हैं हमारे समाज में इसलिए हम भी करते हैं, कन्वेंशन है। कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जिसपे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, दे विल नेवर चेंज, क्योंकि अगर इनको चेंज कर दिया तो अकाउंटिंग ही हिल जाएगी। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं? वक्त के साथ बदलते रहते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट्स विल नेवर चेंज, कन्वेंशंस में चेंज। यानी आप जो 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ क्या है? कन्वेंशंस हैं, राइट। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और कन्वेंशन। बच्चों ध्यान से पढ़े, मेरे साथ रीड करेंगे। द टर्म कॉन्सेप्ट इंक्लूड दोस बेसिक assumptions और कंडीशंस ऑन विच द होल साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड, और ये कॉन्सेप्ट्स हैं। कन्वेंशन क्या होते हैं? लंबे टाइम से लोग ऐसा करते आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिस बन गई है ना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशन मे अंडरगो अ चेंज विथ टाइम टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपको बोला है कि ये कभी नहीं बदल सकते, इन पे पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है, ये वक्त के साथ चाहे चेंज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? दे आर द कन्वेंशंस, कि भाई लोग बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हैं इसलिए ये फॉलो होने लग गए। सिंपल है। कॉन्सेप्ट कन्वेंशन का डिफरेंस समझ में आया? देखो मैंने आपको बताया बच्चों, टोटल में आपने 14 प्रिंसिपल पढ़ने हैं, टोटल 14। सी दीज ऑल आर इन ब्लू एक्सेप्ट दिस 2, और ये सारे ग्रीन कलर में मैंने लिखे हैं एक्सेप्ट दिस 1। ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा इन तीनों को अलग कलर्स में लिखने का। तो देखिए बच्चों, इन 14 प्रिंसिपल में से ये 3 जो प्रिंसिपल हैं, दिस 3, ये अलग कलर में क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि ये तीनों है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। क्या है? बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। बच्चों अजम्पशन वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अजम्पशन? अजम्पशन का क्या मतलब होता है? अज्यूम कर लेना कुछ। यानी मान लो अज्यूम करने का मतलब होता है कि मैंने कबीर को देखा और इसको देख के अज्यूम कर लिया कि ये लड़का कैसा होगा। होता है ना, हम ऐसे दिमाग में सोच लेते हैं कि ये ऐसा होगा। अजम्पशन का मतलब है पहले से अपने विचार बना लेना। एम आई करेक्ट? बोला है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस है ये तीनों चीजें। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे, आपके दिमाग में ये बात पहले से होगी कि ये 3 चीजें तो इसने फॉलो कर ही रखी हैं। अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसको बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताएगा, इसका क्या मतलब है कि उसने फॉलो कर रखी है। हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि इसने ये 3 चीजें फॉलो, जैसे फिल्मों में होता है ना, खामोशी का मतलब हाँ होता है, ऐसे बोलते हैं ना लड़कियां, हाँ ना बोले मतलब हाँ है, ना बोलना होता तो थप्पड़ पड़ता। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में इन तीनों चीजों को फॉलो किया है। बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। समझ में आ रहा है? इसलिए ये 3 मैंने अलग कलर में लिखे हैं, बाकी आर द अदर प्रिंसिपल्स। यानी एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो कौन से 3 समझाओगे? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ये तीनों आप समझाएंगे। डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्यों अलग कलर में मैंने लिखा है ये बता दिया। रीड कर लेते हैं फटाफट क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। पहला गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। पहले हम तीनों ये पढ़ेंगे। जब ये तीनों पढ़ लेंगे, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस को जब हम पढ़ लेंगे, फिर बाकी के पढ़ेंगे। सेपरेट एंटिटी, ये मैंने अकाउंट्स के पहले लेक्चर में समझा दिया था, सेपरेट एंटिटी क्या होता है। मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, हिस्टोरिकल, मैचिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन, वेरिफाइबल, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर एंड मटीरियलिटी। 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। बहुत सिंपल है, घबराए ना 14 की लिस्ट देख के, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो आप रूल्स पढ़ने जा रहे हैं इनके फीचर्स क्या है? पहला फीचर है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है। ऑब्वियसली भगवान ने बना के तो नहीं भेजे हैं, भगवान ने तो भागवत गीता दे रखी है जो जीने के रूल्स बताए हैं। अकाउंटिंग के रूल्स तो भगवान ने नहीं बताए, ये अकाउंटिंग के रूल्स किसने बताए हैं? मैन मेड है, ये इंसान ने बनाया है। So they are man-made and therefore they do not stand scrutiny like the principles of natural science. They are the best possible suggestions based on the practical experiences. They are recommended for use. आपको बोला है कि ये इतने श्योर नहीं है जितना नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट हमने आपको बताया है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मैंने बताया ना वक्त के साथ वो बदले भी जा सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, व्हेनेवर सिचुएशन अराइजेस दे कैन बी चेंज्ड। सो रीड करें, व्हेनेवर सिचुएशन अराइजेस दैट रिक्वायर सॉल्यूशंस अकाउंटेंट अराइव्ड एट अ रीजनड एंड रीजनेबल डिसीजन व्हिच ग्रेजुअली बिकम अ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। It must be borne in mind that accounting principles are not permanent and they can change with time. वक्त के साथ ये बदले जा सकते हैं। पहला फीचर पढ़ा कि ये मैन मेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। अभी बोला ना जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो 14 प्रिंसिपल हैं बच्चे, जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस ने 14 के 14 फॉलो किए हों। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो प्रिंसिपल आपके बिजनेस को कितना सूट करता है, लेकिन जनरली ये एक्सेप्टेड होते हैं। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड जनरली एक्सेप्टेड। ये जो एक्सेप्टेंस होगा यानी कोई बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कितना एक्सेप्ट करेगा वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। कौन से 3 फैक्टर? कि वो प्रिंसिपल आपके बिजनेस के लिए कितना रेलेवेंट है, ऑब्जेक्टिविटी पे और फिजिबिलिटी पे। ठीक है जी, कौन से 3? ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन विच 3 फैक्टर्स एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल विल डिपेंड, यानी कोई बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कितना एक्सेप्ट करेगा वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। पढ़ते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रेलेवेंट इफ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू यूजर्स। अब देखो मान लो कि आप ऐसे किसी बिजनेस में है कि आप 14 के 14 प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल आप एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो फिर आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, कैश बेसिस पे मान लो आप कहते हैं कि जी हमारे तो ट्रांजैक्शन 99% ट्रांजैक्शन कैश में है, तो हम तो कैश बेसिस ही फॉलो करेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे अक्रूवल। राइट, तो वो जो प्रिंसिपल है आपके बिजनेस पे कितना लागू हो रहा है वो डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करें। आप कारण भी बता सकते हैं कि मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया। ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 14 के 14 प्रिंसिपल फॉलो करने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही नहीं बनेगी, ठीक है, बायस्ड डिसीजन होने के चांसेस हैं, तो आप उसको छोड़ देंगे। जरूरी नहीं है कि 14 के 14 लगाए, जितने आपके बिजनेस में सेट हो रहे हैं उतने यूज करें। फिजिबल कितना है? अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि छोटे जो ट्रेडर होते हैं, जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम सिंगल एंट्री के बारे में आपको बताया था, है ना, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि छोटे बिजनेस हाउसेज होते हैं वो डबल एंट्री फॉलो नहीं कर सकते, यानी ड्यूअल एस्पेक्ट को वो फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के पास भी इतना ज्ञान नहीं है कि वो डबल एंट्री फॉलो कर लें, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी को हायर करके डबल एंट्री फॉलो कर लें। तो इन दैट केस वो ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप, वो सिंगल एंट्री फॉलो करेंगे। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्रक्स जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है ये 14 के 14 प्रिंसिपल फॉलो हो रखे हो, इनका एक्सेप्टेंस डिपेंड करेगा वो आपके बिजनेस के लिए कितने रेलेवेंट है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कोई बायस डिसीजन तो नहीं हो रहा उसको फॉलो करने से, और या फिर फिजिबिलिटी। सिंपल है बच्चे, कुछ बताना है आगे? ओके, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम क्यों रूल्स बनाएंगे? अच्छा, अब आपके स्कूल में रूल्स बने होते हैं, है ना,
क्या रूल बने होते हैं कि ये यूनिफॉर्म पहनोगे, ऐसा जूता पहनोगे, ऐसे प्लेट्स बना के आओगे, इस कलर के शूज होने चाहिए, हाउस टी शर्ट ऐसी होनी चाहिए, 7:40 पे स्कूल पहुंचना है। ये सब क्यों बने हुए हैं? क्या जरूरत है इन रूल्स की? अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? सब अपनी मर्जी से स्कूल आएंगे, सब अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई कुछ पहन के आएगा, कोई कुछ पहन के आएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, होगा ना ऐसा? यानी सब अपनी मर्जी करेंगे। तो वैसे ही अकाउंटिंग में है कि जब आप अकाउंटिंग के रूल्स नहीं बनाओगे तो सब अपनी मनमानी चलाएंगे, अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, जो होना नहीं चाहिए, राइट? सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। Accounting records become more meaningful and useful for the users. Accounting records become more reliable, comparable and qualitative. Reliable यानी जिस पे विश्वास किया जा सके, comparable यानी जब सब लोग सेम अकाउंटिंग करेंगे तो आप एक दूसरे के रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव डेटा तैयार होगा। बच्चे ये कंपैरिजन में मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, 2 तरीके के कंपैरिजन होते हैं, बताना कौन से? वेरी गुड, इंटरफॉर्म कंपैरिजन होता है, और इंटरफॉर्म का मतलब होता है जब आप अपने रिजल्ट्स औरों के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। इंट्रा होता है जब आप खुद के ही रिजल्ट्स अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, राइट? तो ये दोनों पॉसिबल हो जाते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस पे हम पहुंच गए हैं। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। दोबारा बोलते हो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। टॉपिक क्या है कि आप अज्यूम कर लेंगे, अगर आप किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं तो आपके दिमाग में ये अजम्पशन होगा कि इसने ये फॉलो कर रखे हैं। अगर उसने कुछ नहीं बताया तो हम मान लेंगे कि फॉलो कर रखा है। अगर इन तीनों में से कुछ भी फॉलो नहीं किया तो उसको बताना पड़ेगा कि जी मैंने फॉलो नहीं किया। खामोशी का मतलब हाँ होगा, सिंपल है। यानी अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम अज्यूम करेंगे कि तूने फॉलो किया। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing annual accounts. The entities which do not follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which of the following have not been followed and reasons for not following them. बोला है कि अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये चीज फॉलो नहीं की और क्यों फॉलो नहीं की, ये भी बताना पड़ेगा। द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। इसको GCA ऐसे याद रखें, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। चले आगे चले बच्चों। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न नाम से कुछ समझ में आ रहा है? गोइंग कंसर्न नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चले। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट एंटरप्राइज हैज इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ और एग्जिस्टेंस। बच्चों एक एग्जाम्पल लो, जिस दिन मैंने ये एकेडमी खोली 2017 दिसंबर में मैंने खोली थी। आप ऐसा सोचो, क्या मैंने ये सोच के खोला होगा कि 4 साल काम करूंगी फिर बंद कर दूंगी? ऐसा सोचा होगा मैंने? नहीं। जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है ये सोच के कभी नहीं शुरू करता कि मैं 2 साल में बंद कर दूंगा। अंडरस्टूड? कहने का मतलब जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है वो यही सोचता है कि मैं कर रहा हूं, फिर मेरा बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, एंड दिस विल गो ऑन। करेक्ट बच्चों, सही बोला ना? सो यहां पे बोला है कि हम अकाउंटिंग जब करेंगे तो ये मान के करेंगे कि जिस एंटिटी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो इनडेफिनाइट लाइफ के लिए जिंदा रहेगी, राइट? दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट enterprise has an indefinite life or existence. It means that intentions of the business are to continue for a longer period. It will not be dissolved or liquidated in the near future. यानी इस बिजनेस को बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बताया कि ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, बताया था ना बच्चे? क्यों ऐसा बोला कि ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है?
अगर मुझे यही नहीं पता होता कि मैं कितने टाइम तक बिजनेस करने वाली हूं, तो क्या मैं ये बोलती कि ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है? जब मुझे पता है कि ये बिजनेस चलता ही जाएगा, तब ना मैं बोल रही हूँ कि यार ये मेरी जो एसी खरीदी 5 साल चलेगी, ये जो पैनल खरीदा कम से कम 8 साल चलेगा। उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, उस हिसाब से अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कल सुबह मैं उठूंगा और मुझे लगेगा कि बिजनेस बंद कर दो, तो फिर तो कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बचा ही नहीं ना। तो कहने का मतलब हम ये मान के अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। सिंपल है। एग्जाम्पल पढ़े, इफ अ मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 10 years, कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी स्प्रेड ओवर 10 years। देखो मैंने ये आपको पिछले चैप्टर में समझाया था, मैं दोबारा समझाती हूँ। ये पैनल मैंने खरीदा, इसकी कॉस्ट नियरली 160 है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है, वेरी गुड। तो एसेट है तो खर्चों में नहीं लिखेंगे, लेकिन आज मैंने 1,60,000 का एसेट खरीदा, अब ये 10 साल तक चलेगा। हाँ बोलो, कैन आई से हर साल 16,000 रुपए इसकी वैल्यू कम हो जाएगी ऑन एन एवरेज, है ना? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा 1 साल का खर्चा 16,000 रुपए है? कैन आई से दिस? आई बॉट एसेट ऑफ 160, 10 साल ये एसेट चलेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 16,000 रुपए 1 साल में मेरा खर्चा हो गया, यानी 10 साल में धीरे धीरे दिस 1,60,000 इज टू बी स्प्रेडेड ओवर नेक्स्ट 10 years एज एक्सपेंस? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि गोइंग कंसर्न है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस बहुत लंबा चलने वाला है। अगर हमारे मन में ये चीज हो कि यार 2 महीने में बिजनेस बंद करना है, फिर तो ये सारी अकाउंटिंग ही फेल हो गई। फिर तो आप एसेट और एक्सपेंस को डिफरेंट कैसे करोगे कि ये मेरा एसेट है और ये एक्सपेंस है? एसेट और एक्सपेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एसेट वो चीज होती है जो लंबे टाइम का बेनिफिट दे जाती है, और एक्सपेंस क्या होते हैं जो इस साल पे किए तो इसी साल का बेनिफिट देंगे। तो हम ये बाइफर्केशन क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। अब एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा गोइंग कंसर्न क्या होता है बताओ, वो तो बहुत आसान है, आप बोल दोगे कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, ये गोइंग कंसर्न है। बट वो ऐसे पूछेंगे नहीं, वो क्या पूछेंगे कि हम अपने एसेट्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करते हैं, क्यों? आप बोलोगे गोइंग कंसर्न। समझ में आ रहा है? हम जिस साल एसेट को खरीदते हैं उसी साल एक्सपेंस नहीं मानते, धीरे धीरे एक्सपेंस मानते हैं, क्यों? गोइंग कंसर्न। So they will give you the practical applicability and they will tell you to identify the principle. डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि बेटा ये समझाना, नहीं, वो आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देंगे और बोलेंगे कि ऐसा किया 14 प्रिंसिपल में से कौन सा लागू हुआ। यानी आइडेंटिफिकेशन पार्ट आएगा इस चैप्टर में से। समझ में आ रहा है? जो इस चैप्टर को थोड़ा टेक्निकल बना देता है। चलिए पढ़ते हैं। आपको बोला है कि जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे उसी साल एक्सपेंस नहीं मानेंगे, धीरे धीरे उसे एक्सपेंस मानेंगे। इफ अ मशीन इज परचेज्ड एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 10 years, कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी स्प्रेड ओवर नेक्स्ट 10 years फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन, यानी ये जो फॉल होता है इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। द फुल कॉस्ट ऑफ मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द, अब वो कैसे पूछेंगे देखो, when the asset is purchased, the full cost of asset is not treated as expense, due to which principle? क्या लिखोगे? Going concern। समझ में आ रहा है? Market value of the asset is irrelevant and is not recorded in the balance sheet as the assets are not going to be sold in the near future। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं चीजें, चैप्टर 1 में बताया था ना कि हम जिस रेट पे कोई एसेट खरीद के लाते हैं उसी रेट पे हम बुक्स में रखते हैं, आज चाहे उसकी मार्केट प्राइस कुछ भी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसको बेचना ही नहीं। हमारा आप सोचो, मैंने ये पैनल खरीदा, ये सोच के खरीदा था कल बेच दूंगी अगर इसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई तो। मैंने 160 का खरीदा, हो सकता है 1 साल के बाद इसकी ही वैल्यू 2 लाख हो जाए, इसके सेलर ने प्राइस बढ़ा दिए। अब अगर मार्केट में लेने जाओगे तो 2 लाख में बिक जाएगा या 2.5 लाख में। तो क्या मैं अपनी बुक्स में इसको 2.5 लाख कर दूं? नहीं, मैंने तो 160 में ही खरीदा ना। तो कहने का मतलब जिस रेट पे आप प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे
उसी रेट पे रहेगा, आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। ये तो मैंने सिखाया था कि मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? इस प्रिंसिपल के कारण इग्नोर करना है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, तो आप अपने एसेट को क्यों बेचोगे? जब तक वो चल रहा है तब तक चलाओगे। हाँ बोलो। तो जब एसेट बेचना ही नहीं है तो उसकी मार्केट प्राइस का करोगे क्या? अच्छा, एक आपको ना आपकी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल देती हूँ, ये बेटर समझ में आएगा। आपको बोला है कि हम अपने एसेट की मार्केट वैल्यू को हमेशा इग्नोर करेंगे, हम नहीं लिखेंगे क्या कुछ भी हो। आपकी मम्मा के पास शादी का गोल्ड होगा ना, शादी के टाइम पे जो गोल्ड मिला होगा, उस टाइम पे तो मिलता भी ज्यादा था, है ना। आप कभी उस गोल्ड को लेके मार्केट गए ऐसा पूछने के भाई ये कितने में बिकेगा? नहीं, क्योंकि बेचना ही नहीं है। बेचना नहीं है तो मैं जाके क्यों पता करूं कि क्या मार्केट वैल्यू है? जिस दिन बेचना हो, भगवान ना करे ऐसी कोई नौबत आए, अगर बेचना हुआ तो पता करेंगे ना। तो ये बिजनेस कहता है कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, आप अपने एसेट्स को यूज करेंगे, आपको उनको बेचना है ही नहीं, तो बेचना नहीं है तो मार्केट वैल्यू का करें क्या? सही बोला ना बच्चे? वेरी गुड। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आर इग्नोर्ड ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न। समझ में आ रहा है? आगे क्या? अब ये जो बॉक्स में दिए हैं बच्चे, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आई विल शेयर दिस पीपीटी। अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप लाइव बैच के बच्चों को तो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अब ये जो बॉक्स में है, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो है। हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? इस कॉन्सेप्ट के कारण। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लंबे टाइम का बेनिफिट देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो कम टाइम का बेनिफिट देते हैं। तो हमने कैसे बोला कि ये लंबे टाइम का बेनिफिट और ये छोटे टाइम का बेनिफिट? क्योंकि हमें पता है हमारा बिजनेस लंबा चलने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डिवाइड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। एग्जाम में पूछेंगे वी डिफरेंशिएट आवर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस चैप्टर में से आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अगेन गोइंग कंसर्न। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यही वाला एग्जांपल है कि हम धीरे धीरे अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, एक ही साल में खत्म नहीं कर देते, क्योंकि हमें पता है बिजनेस लंबा चलने वाला है। बच्चों आपको समझ में आया? बस ये इतना ही सा है गोइंग कंसर्न। क्या बोला? अगर गोइंग कंसर्न को एक लाइन में बताना हो तो, अगर मैं कहूं गोइंग कंसर्न को एक लाइन में बताओ, हमारा बिजनेस इनडेफिनाइट लाइफ तक चलेगा। बस समझ में आ रहा है बच्चे आपको? पक्का? वेरी गुड। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? अगर मैं कहूं कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस बड़ी ही कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट यानी एक जैसी, कि मान लो अगर कोई हर बार 90% स्कोर करता है तो हम क्या बोलेंगे कि यार बड़ा ही कंसिस्टेंट बच्चा है, हमेशा अच्छा स्कोर करता है ना। सो कंसिस्टेंसी कहती है कि एक बार जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करने शुरू कर दिए, आप उन्हीं को ईयर बाय ईयर फॉलो करेंगे। जो पॉलिसीज आपने अडॉप्ट कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल बदल के बैठ गए। अब आप सोचो अगर आपके स्कूल वाले हर साल यूनिफॉर्म बदल दे तो कितने परेशान हो जाओगे आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपके जो एक बार रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज आपने फॉलो करनी शुरू कर दी, आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे अनलेस एंड अनटिल कोई जरूरत ना आन पड़े चेंज करने की। समझ में आया? इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन यू कैन चेंज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं, लेकिन आपको बदलने का कारण बताना पड़ेगा और उसका जेन्युइन रीजन देना होगा कि हाँ इसीलिए हमने बदला और इसके बदलने से ये इम्पैक्ट हुआ, अच्छा या बुरा जो भी। ठीक है, पढ़िए। इट इंप्लाइज दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। एक बार जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली, आप उसी को फॉलो करके अकाउंटिंग करें। इसका ये फायदा भी होगा कि आपके अपने जो पिछले अकाउंट्स होंगे और आप आगे जो अकाउंट्स बनाएंगे वो सेम तरीके से बने होंगे, तो आप कंपेयर कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विल बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। दिस विल इंश्योर अ मीनिंगफुल स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस। When the accounting principles and practices are uniformly and consistently followed, results will be comparable.
मैंने आपको अभी बताया, कंपेयर कर पाएंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो बोलेंगे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन ड्यू टू विच प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है? तो वो सीधा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी assumption does not mean that particular practices once adopted cannot be changed। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं। The only requirement is that when the change is desirable, it should be fully disclosed along with its effect। यानी जब आप कोई पॉलिसी चेंज करेंगे तो आप उसका कारण बताएंगे कि हमने क्यों चेंज किया, उसके चेंज करने से क्या इम्पैक्ट हुआ ये भी बताएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? The only requirement is that when change is desirable, it should be fully disclosed along with the effect in financial position and income statement। This assumption is important when alternative accounting practices are equally acceptable। आपको बोला है कि ये प्रिंसिपल तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक ही आइटम की बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। जैसे कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगाने की बात करें तो डेप्रिसिएशन को लगाने के कई सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि मैंने आज 1 लाख रुपए का कोई एसेट खरीदा, तो इसमें मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, ये जो कॉस्ट है हर साल इस पे मान लो 10% अगर डेप्रिशिएट होता है तो हर साल आप इस वैल्यू का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी हर साल डेप्रिसिएशन 10% 10,000 रुपए ही रहेगा। दूसरा मेथड क्या अवेलेबल है, WDV। SLM के बाद एक और मेथड होती है रिटर्न डाउन वैल्यू। उसमें क्या होता है, पहले साल आपने 10,000 लगाया 10%, फिर 90,000 बचा, अब 90,000 का 10% लगेगा तो 9,000 लगेगा, फिर 81 बचा तो 81 का 10% लगेगा। पहली मेथड में आपने क्या किया, हर साल 1 लाख का 10% लगाया, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। दूसरी मेथड में क्या किया, जो बच गई उसका 10% लगाया। तो ये सारे इक्वली एक्सेप्टेबल है। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक साल तो WDV से डेप्री लगा लिया, अगली साल मन बदल गया, नहीं अब तो हम SLM लगाएंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सो वंस यू हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग एनी मेथड, कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, दिस assumption is important when alternative practices are available। Two methods of charging depri, written down and straight, are equally acceptable। If firm adopts one method in the previous year, same should be adopted in the next year। ठीक है जी, दिक्कत है? चले आगे, पक्का? अगला है अक्रूवल। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसेंट पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी पढ़ लिया, अब आते हैं अक्रूवल पे। क्या बोलते हैं ये बच्चों? अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि आपने वेट नहीं करना पैसे आने का या जाने का, जिस टाइम आपने ट्रांजैक्शन एंटर किया आप उसी टाइम पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने कोई सामान बेचा बी को उधार पे, क्रेडिट पे। क्या हुआ, क्रेडिट पे आपने सामान बेचा। अब मिस्टर ए जो है ये वेट नहीं करेंगे कि बी जब मुझे पैसे देगा तब मैं अपनी बुक्स में सेल्स लिखूं, नहीं, जिस दिन आपने सामान बेच दिया आप उसी दिन सेल ट्रांजैक्शन एंटर कर दीजिए। और वैसा ही बी के साथ होगा कि बी जिस दिन सामान खरीद के लाया उसी दिन वो परचेज एंटर कर देगा, वो इंतजार नहीं करेगा पैसे आने का या जाने का। यानी मिस्टर ए इंतजार नहीं करेंगे पैसे आने का और बी इंतजार नहीं करेगा पैसे जाने का। जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया बुक्स में लिख दो, डोंट वेट फॉर द मनी टू बी पेड और रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? तो ये तो सेल की बात हुई। ऐसे ही आप मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, रेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। अगर आपने प्रॉपर्टी 12 महीने यूज कर ली और उसका रेंट अभी तक पे होना बाकी है, तो आप वेट ना करें कि जब मैं रेंट पे करूंगा तभी मैं उसको एक्सपेंस में लिखूंगा, आज ही लिख दीजिए। और वैसे ही जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी थी वो भी अपनी इनकम में रेंट लिख देगा, चाहे अभी तक मिला या नहीं। कहने का मतलब ट्रांजैक्शन जब एंटर हो जाता है तभी उसे लिख दिया जाता है, बिकॉज एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन एंड मेकिंग इट्स पेमेंट आर टू डिफरेंट इवेंट्स।
ये सामान खरीदना और पेमेंट करना ये दो अलग अलग इवेंट है। तो जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हो गया तभी आप बुक्स में लिख दीजिए, डोंट वेट फॉर मनी टू बी पेड और रिसीव्ड। सिंपल। पढ़े, अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई टू बोथ रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंस। जिसके लिए इनकम है उस पे भी अप्लाई होता है, जिसके लिए एक्सपेंस है उस पे भी अप्लाई। देखो मैंने बोला ए तभी लिख देगा जब बेचेगा और बी तभी लिख देगा जब खरीदेगा, यानी इनकम साइड पे भी एप्लीकेबल है और एक्सपेंस साइड पे भी एप्लीकेबल है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अक्रूड और अर्न्ड, दैट इज व्हेन द सेल इज कंप्लीट और द सर्विसेज आर रेंडर्ड। इट इज इमैटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। Example, credit sale of 15,000 made on 15th Feb. Then revenue is to be recorded on 15th Feb itself and not after 2 months when the cash will be received. जिस दिन सामान बेचा उसी दिन बुक्स में लिख दो, ये इंतजार मत करो कि मेरा पैसा आएगा तब मैं लिखूं, ठीक है। Similarly, expenses are recognized. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने मेरे यहाँ पे एडमिशन कंफर्म किया, ठीक है, मैंने अपनी बुक्स में एंटर कर लिया कि भाई मेरे को सौम्या भारद्वाज से इतनी फीस लेनी है ना। अभी आपने दी नहीं है वो एक अलग बात है, तो क्या मैंने वेट किया कि सौम्या देगी उसी दिन मैं अपनी फीस लिखूं? नहीं, आई हैव एंटर्ड, मैंने अपने फीस रिकॉर्ड में डाल दिए, राइट। सो कहने का मतलब है कि जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन एंटर किया उसी दिन लिख दे, ना कि 2 महीने बाद जब पैसे मिलेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे फैसिलिटेट द अर्निंग वेदर द कैश इज पेड और नॉट। यानी अगर आपकी एक्सपेंस, मैंने अभी रेंट का एग्जांपल लिया, चाहे आपने पे किया या नहीं, पर आपने बेनिफिट तो उठा लिया ना, यूज तो कर लिया ना, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे चाहे पैसे दिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एट द एंड ऑफ सैलरी 2 मंथ्स इज ड्यू, मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय है, अप्रैल टू मार्च का हमारा 1 साल होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अप्रैल से लेके जनवरी तक की सैलरी पेड है, लेकिन फेब और मार्च की पे करनी बाकी है और हमारा साल खत्म हो गया। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे 31 मार्च पे, सवाल उठता है कि मैम 10 महीने की सैलरी लिखें जो हमने पे कर दी, या पूरी 12 की लिखें? पूरी 12 की लिखें, चाहे अभी 2 महीना पे होना बाकी है तो भी आप पूरी 12 महीने की सैलरी बुक्स में लिखेंगे, चाहे वो पे हुई चाहे नहीं हुई। If at the end of year salary of 2 months is due, that salary will be recorded in the current year which is due and not in the next year when it is paid. यानी आप इसी साल रिकॉर्ड कर देंगे चाहे आपने उसे पे किया या नहीं। Earning of revenue and consumption of resources can be accurately matched because of this accrual concept. देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक बात समझो, ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। ये कबीर गारमेंट्स है, ठीक है, इसने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो करता है पूरा कैश में करता है, ये जितना भी कपड़ा बेचता है सारा कैश में बेचता है। तो इसकी जो सेल्स यहाँ पे लिखी हुई है इनकम साइड पे, ये 12 महीने की है, 12 मंथ का पूरा सेल है। हाँ बोलो। अब इसने जो अपनी शॉप का रेंट पे किया है वो सिर्फ 10 मंथ्स का पे किया, जो इसने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है वो 11 महीने की पे करी है, अभी तक पूरी पे नहीं करी। और अब सेल्स माइनस दिस 2 करके ये प्रॉफिट निकाल दे कि ये मेरी इनकम, ये मेरे खर्चे, तो क्या ये प्रॉफिट सही आएगा? आप बताओ, प्रॉफिट सही क्यों नहीं आएगा? आप इनकम तो ले रहे हो 12 महीने की, आप खर्चे ले रहे हो 10 और 11 महीने के, तो गलत हो गया ना बच्चे। तो यहाँ पे बोला है कि ये 2 महीने का रेंट चाहे आपने पे किया या नहीं, आप इसे ऐड करें। 1 महीने की सैलरी आपने चाहे पे की या नहीं, आप ऐड करें। यानी 12 महीने के इनकम और 12 महीने के एक्सपेंसेस को लेके जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तभी वो प्रॉफिट सही आएगा। वही यहाँ पे लिखा है कि अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, हम एक्यूरेटली इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर पाते हैं, चाहे वो पे हुए या नहीं हुए, रिसीव हुए या नहीं हुए। सिंपल है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप सोचिए अगर अक्रूवल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या बोलते
यार मैंने तो 10 महीने का रेंट पे किया तो मेरा तो यही खर्चा हुआ, मैं क्यों लिखूं 2 महीने का? जितना पे किया वही मेरा खर्चा है, जितना मैंने रिसीव किया वही मेरी इनकम है, तो फिर तो वो 12 महीने का मैच ही नहीं हो पाता, राइट? तो कह रहे हैं कि क्योंकि अक्रूवल एग्जिस्ट करता है, आप 12 महीने के इनकम और 12 महीने के एक्सपेंसेस को ढंग से मैच कर पाते हैं। बच्चों ये जो मैंने बोला ना कि 12 महीने के इनकम और 12 महीने के एक्सपेंसेस को मैच करो फिर प्रॉफिट निकालो, ये मैंने एक दूसरा प्रिंसिपल समझा दिया आपको, जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है बच्चे? मैचिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि 12 महीने के इनकम लो, 12 महीने के एक्सपेंसेस लो, फिर प्रॉफिट निकालो। तो अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछती हूं, उसका आंसर बताना। मैचिंग प्रिंसिपल को फैसिलिटेट कौन सा प्रिंसिपल करता है? अक्रूवल। अगर अक्रूवल नहीं होता तो क्या मैचिंग होता? नहीं होता। समझ में आया? आई रिपीट, अगर बुक्स में अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैचिंग भी नहीं होता, क्योंकि अक्रूवल के बिना मैचिंग हो ही नहीं सकती। अगर अक्रूवल नहीं होता तो हम ऐसे ही अकाउंटिंग करते, यहां 12 महीने की इनकम लिख दी, 10 महीने का रेंट, 11 महीने की सैलरी, फिर तो सारा हौच पौच हो जाता। फिर हम बोल ही नहीं पाते कि मैंने 12 महीने की अकाउंटिंग करी है। से यस। सो ये एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच प्रिंसिपल गिव बेसिस फॉर मैचिंग प्रिंसिपल। आप सोचो, अगर ये सब नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम में आंसर नहीं कर पाओगे। टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, आपको वो पूछेंगे कि मैचिंग प्रिंसिपल का बेसिस क्या है, कहां से मैचिंग प्रिंसिपल पॉसिबल हो पाया, अक्रूवल के कारण पॉसिबल हो पाया। से यस। पक्का? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल में कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ गई कि अक्रूवल नहीं होता तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली इतना ही कहता है कि 12 महीने के इनकम को कंपेयर करो 12 महीने के एक्सपेंसेस से, फिर प्रॉफिट निकालो। तो वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर अक्रूवल नहीं होता। चलिए आगे। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल में कोई दिक्कत? पक्का? बच्चों ये 3 जो आपने पढ़े ये बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं एक्सप्लेन बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन, तो ये 3 लिख दीजिएगा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। क्या हम आगे चल सकते हैं या किसी को कुछ पूछना है? पक्का? अगला है बिजनेस एंटिटी। क्या ये समझाना पड़ेगा? पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लास थी, क्लास 11th की। पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। एन एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। ये कॉन्सेप्ट सिंपली आपसे कहता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का मालिक होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और आप जो अकाउंटिंग करते हैं बच्चों वो बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं करते हैं, राइट? So according to this principle, business is treated as an entity which is separate from the owner. Therefore, business transactions are recorded, analyzed, and financial statements are prepared from the business point of view and not from the owner point of view. मैंने ये ड्राइंग भी करके दिखाई थी कि ये बिजनेस है, ये मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हम जो अकाउंटिंग करेंगे इसके लिए करेंगे, ओनर के लिए नहीं। The owner is treated as a liability for his investment. बंदा जो कैपिटल लगाएगा बिजनेस में वो लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। The owner is treated as liability for his investment. Interest on capital is treated as an expense. अगर ओनर ने पैसा लगाया तो वो कहलाया कैपिटल, और इस बिजनेस के लिए वो बन गया लायबिलिटी। आज नहीं कल ओनर को वापस चुकाना पड़ेगा। और अगर इस कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा। बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। प्राइवेट एक्सपेंसेस यानी कि ड्रॉइंग्स लीड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये भी मैंने समझाया था आपको पिछले चैप्टर में कि ड्राइंग्स करने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि कैसे? देखो, ये ओनर है, ये बिजनेस है, ये जो पैसे देता है वो कैपिटल है, तो जो निकालता है वो ड्राइंग्स है। अब इसने जो दिया माइनस जो निकाला वो नेट बच गया। सो ड्राइंग्स विल रिड्यूस द कैपिटल। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, व्हाटसोएवर फॉर्म ऑफ बिजनेस इट इज, ये कॉन्सेप्ट लागू होगा ही। समझ में आ रहा है?
इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि आगे चलते हैं, मनी मेजरमेंट, इसे भी आप कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इवेंट को इग्नोर कर दो और ट्रांजैक्शन को लिखो, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दैट ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। यानी जो मनी में मेजरेबल नहीं है आप उसे बुक्स में नहीं लिखेंगे। मनी मीन्स करेंसी ऑफ अ कंट्री। मनी इज अ कॉमन मेजरिंग यूनिट फॉर रिकॉर्डिंग। Example, purchase cost of 15,000 will be recorded in the books of accounts, but good human relation will not be recorded. देखो एक बात समझो, मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अपने बिजनेस की बात करती हूँ, मैं ज्यादा बेटर समझा पाती हूँ आपको। मेरे बिजनेस को क्या क्या चीजें सपोर्ट कर रही है आप मुझे बताएं। आपको क्या लगता है कि मेरा बिजनेस किन किन चीजों से सपोर्ट पा रहा है? कैपिटल, ओके, वो हम बुक्स में लिख सकते हैं, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो मैंने अभी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया ये ठीक है, और कुछ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स, प्रॉपर फर्नीचर, ये सब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मेजरेबल है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी ओरेटरी स्किल्स भी मेरे बिजनेस को चला रही है? अगर मेरे को बोलने की अकल ही नहीं होती तो मेरा बिजनेस चलता क्या? नहीं। बच्चों से कनेक्ट करने की स्किल, ये भी मेरा बिजनेस चला रही है। से यस, है ना। पर क्या मैं बुक्स में लिखती हूँ I have a very good oratory skills worth ₹2 crores? क्या लिख सकते हैं? नहीं। यानी चाहे वो मेरे बिजनेस को कितना भी सपोर्ट कर रही है, मैं बुक्स में नहीं लिख सकती। जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते आप उसे नहीं लिख सकते। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे पास ह्यूमन रिलेशन बनाने की बहुत अच्छी स्किल है, बच्चे मेरे से खुश रहते हैं, या फिर मान लो वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, दे टेक मी फ्रेंडली, तो क्या हम इसे मनी में मेजर कर सकते हैं? बट डेफिनेटली दे आर सपोर्टिंग माय बिजनेस, बट इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। सो मनी मेजरमेंट कहता है कि बुक्स में उन्हीं चीजों को लिखो जो मनी में मेजरेबल है, अदरवाइज उसे मत लिखो। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है इस प्रिंसिपल का कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो बिजनेस को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको हम बुक्स में लिख ही नहीं सकते। बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल मैंने आपको समझाई थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट? क्योंकि मेजर नहीं की जा सकती। आपको मैंने बताया था ना, गुडविल जो होती है हमारा इंटेंजिबल एसेट होती है, पिछले चैप्टर में बताया था। ये दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड होती है वो अच्छा नाम जो आपने मार्केट में कमाया है मेहनत करके, जिसका कोई मोल है ही नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं दोबारा आपको याद करवाती हूँ कि मैंने आज से 5 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, राइट। सो अब ये एक लेवल है कि जब एक बच्चा पढ़ के जाता है तो वो दूसरे को बोलता है कि यार मैम अच्छा पढ़ाती है, तू पढ़ ले, है ना। तो ये गुडविल है, ये और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? ये क्या है? गुडविल। पहली चीज ये इंटेंजिबल है, हमें दिखती नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या इस अच्छे नाम को आप मेजर कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो मैम आपने 5 साल में 4 करोड़ रुपए की मेहनत कर ली? नहीं, नॉट मेजरेबल, है ना। जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया मेरा बच्चा सिर्फ 10 महीने का था, तो आप उसको छोड़ के मैं यहाँ पढ़ाने आती थी, उसको क्रेच में छोड़ के। कैन यू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी? नो, यू कैन नॉट। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? मेहनत से कमाया गया अच्छा नाम जो अब आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, आपके बिजनेस को पैसे कमाने में मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे से जो कोई भाई बहन पढ़ के गया, उसका छोटा भाई बहन हमेशा मेरे से ही पढ़ा, ठीक है। तो आप बताओ, क्या उस छोटे भाई बहन को लाने में मैंने कोई एफर्ट किया? नहीं, सिर्फ मेरे अच्छे नाम ने काम कर दिया, वहां पे माउथ पब्लिसिटी ने काम कर दिया। कहने का मतलब क्वालिटेटिव चीजें भी होती हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, पर हम उन्हें लिख नहीं सकते, ठीक है जी। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लिख सकते। इस प्रिंसिपल का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन एक और है कि पैसों की कीमत स्टेबल नहीं होती। हम कह रहे हैं कि भाई जो चीजें पैसों में मेजर हो सकती है हम लिख देते हैं, लेकिन पैसे का भी तो नहीं पता। हमारे दादा परदादा 100 रुपए की भी बहुत कीमत करते थे। एक हमारे बच्चे हैं निकम्मे, एक बार मार्केट जाते हैं 200 रुपए की तो चिप्स खरीद लाते हैं। यानी पैसों की कीमत खत्म हो गई ना। आप देख रहे हैं पैसों की वैल्यू कैसे कम होती जा रही है। आप अपने दादा से पूछना, उनको लगता था 1000 रुपए तो पता नहीं क्या इतना बड़ा अमाउंट होता है, और आज की डेट में हम मॉल जाते हैं 1000 रुपए में तो काम भी नहीं चलता ना। सो पैसे की वैल्यू ना स्टेबल नहीं होती है, राइट।
The facts which cannot be expressed in monetary terms are not recorded. To make accounting records simple, relevant, understandable, homogeneous, they are expressed in a common unit called money. अब आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि we express all monetary transactions in a common term money. Why? Money measurement. समझ में आया? मैं आपको बार बार एग्जाम्पल देके ये समझाना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, वो आपको कुछ उल्टे पुल्टे एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई, तो वो पार्ट थोड़ा टफ हो जाता है जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो। समझ में आई मेरी बात? सो बच्चों आज हम यहीं पे रखेंगे, हड़बड़ी नहीं करते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं। आज आप एज अ होमवर्क ये 5 प्रिंसिपल रिवाइज करके आएंगे। कौन से 5? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट। 5 प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया, अगली क्लास में पूछूंगी मैं 5 प्रिंसिपल। और पिछले चैप्टर के होमवर्क हो गए? समरी बनाई कबीर तूने? हाँ, तो अभी मैं चेक करती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, आपने क्या करना है, जितने भी थ्योरी चैप्टर्स हैं स्पेशली अकाउंट्स में, कीप प्रिपेयरिंग हैंड समरी शॉर्ट में, ताकि जब आपको एग्जाम में पढ़ने की बारी आए तो 2 पेज पढ़ के काम हो जाए, पूरा पोथा ना पढ़ना पड़े आपको। ठीक है जी। सो आज का होमवर्क रहेगा ये 5 प्रिंसिपल्स को रिवाइज करना, पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी। That's all for the day. I hope you guys learned properly and enjoyed. Thank you so much. Bye bye.